हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको आसानी से करा पाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम मानव शरीर का एक नियंत्रण केंद्र माना जाता है जहाँ से सारे मूवमेंट्स हमारे जो होते हैं, जैसे किसी भी बॉडी के पार्ट्स को जो भी हमें आदेश देना हो, उनसे आदेश लेना हो, या जो भी मतलब मूवमेंट्स कराना होता है, वो किसके द्वारा संभव होता है? वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा संभव होता है। ठीक है, और सारे अंगों तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाना और उनसे काम लेना का काम जो करता है वो हमारा नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम की स्टडी करने वाले साइंस को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखेंगे। जो आपका नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली वो डिवाइड होता है पहले दो भागों में। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन दिया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो नर्वस सिस्टम का ऐसा भाग जो बॉडी के सेंटर में अवेलेबल होते हैं, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनके थ्रू जब कोई काम कराया जाता है तो ये सेंटर में अवेलेबल होते हैं, जिनको कि हम सीएनएस में रखते हैं। या क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग नहीं है या कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भाग कौन होता है? ब्रेन होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड होता है। उसी तरह से दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे अगर हम बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम हमारा क्या होता है? दूसरा भाग जो होता है नर्वस सिस्टम का, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ये एक तरीके से हमारे शरीर के अंगों में जो नेटवर्क सेंसरी ऑर्गन्स का फैला हुआ होता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आगे आइए आपको और अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको चित्र के द्वारा कि नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? बॉडी की जो एक्सिस में न्यूरॉन्स के जो मेन ऑर्गन्स अवेलेबल होते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। यहाँ पे ब्रेन है और इसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसी के साथ हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो देखिए ये हाथों और पैरों में किस तरीके से आपके ये बनाए गए हैं। जो नेटवर्क हमारा फैला हुआ है हर बॉडी के पार्ट्स को, अंग को हिलाने के लिए जो नेटवर्क की तरह गया हुआ है न्यूरॉन्स, उसे हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो भाग होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बहुत ज़्यादा समझना नहीं है कुछ भी, आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा। इसमें दो तीन बातों को ध्यान देना है कि जो हमारा ब्रेन होता है, देखिए ब्रेन आगे चलकर, ब्रेन जो होते हैं, सिर्फ अगर हम ब्रेन की बात, अब हम एक एक पार्ट को अलग अलग पढ़ेंगे। हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन हमारा तीन भाग में डिवाइड होता है। एक होता है फोर ब्रेन जिसको हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं, एक होता है मिड ब्रेन जो कि मध्य मस्तिष्क होता है, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन जो कि पक्ष मस्तिष्क होता है। अब जो फोर ब्रेन आपका होता है उसके अंदर क्या क्या आता है? सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जो फोर ब्रेन का सबसे बड़ा, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो सेरेब्रम होता है। इस बात पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी भी आपसे पूछेगा कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ये सेरेब्रम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या होते हैं? बॉडी, हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी का जो भी टेम्परेचर वगैरह होता है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। मिड ब्रेन में क्या आता है आपका? कार्पोरा क्वाड्रिग्रेमिया। ठीक है, इसके बाद हिंड ब्रेन यानी पीछे के जो भाग में आते हैं सेरेब्लम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा।
आई होप कि आप लोग ये सब बात जानते होंगे, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है, ठीक है। और अगर आप ये वाला जो आप देख रहे हैं सामने, जिस नोट से मैं आपको स्टडी करा रहा हूँ, यह नोट्स आपको पूरा हिंदी और इंग्लिश फॉर्म में, बुक के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजीली आपका बुक क्या हो जाएगा, ये अवेलेबल हो जाएगा, ये सारा फिगर के साथ आपको पूरे बुक में अवेलेबल है। इस मैटर को आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप नंबर लिख सकते हैं, वहां से आप स्क्रीन से भी नंबर ले सकते हैं, मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे ब्रेन है। ब्रेन के बाद देखिए अगला पार्ट जो आता है स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो हमारा अगला आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये आगे चल के दो भाग में डिवाइड होता है, एक मोटर न्यूरॉन्स और एक सेंसरी न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या होता है, जब हम अपने हाथ पैरों को कमांड देकर उनसे मूवमेंट लेते हैं या कोई मूवमेंट कराते हैं तो उसे हम मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। मतलब कि हमारे ब्रेन से यानी सीएनएस टू मसल्स को जब जाता है, ठीक है, तो उसे हम मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जाता है और मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और जब हमारे बॉडी ऑर्गन से हमारे नर्वस सिस्टम को कोई मैसेज जाता है तो उसे हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। मोटर न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है और सेंसरी न्यूरॉन को अफरेंट न्यूरॉन भी कहा जाता है। कभी कभी इस नाम से भी आता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग चलते हैं, ये हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे चलेंगे अपने नए क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि इसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4। यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे चैप्टर 4 टेस्ट सीरीज में। और इसमें भी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सी टॉपिक हम लोगों की है, सेल पढ़ लिया हम लोगों ने, टिश्यू पढ़ लिया, ब्लड पढ़ लिया, स्केलेटन सिस्टम पढ़ लिया, ज्वाइंट्स पढ़ लिया, मस्कुलर सिस्टम भी पढ़ लिया था हम लोगों ने, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ लिया, सर्कुलेटरी भी पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव भी, कल हम लोगों ने पढ़ा, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम और इसे कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने रहा, सौरभ सर वो जो लिख रहा है क्वेश्चन देख नहीं रहा, ब्लर दिख रहा है। अरे तुमको तो ब्लर दिख रहा है, हमें तो जो कुछ नहीं दिख रहा है। हमें बस ज्योति दिख रही है, प्रीति प्रीतम, बस ये जो जो जुड़ा है बस वही दिख रहा है। अरे ऐसा कैसे हो गया, अभी अभी आपको ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है? कैसी बातें कर रहे हैं सर? दिख रहा है सब साफ क्लियर दिख रहा है सर। भाई जिसको नहीं दिख रहा वो बता रहा है, अपना राय दे रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं है। आप लोग थोड़ा सा, अगर जिसको भी स्क्रीन में प्रॉब्लम हो रही है वो एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करिए दोबारा, आई होप कि सही हो जाएगा। सर भैया स्क्रीन जूम हो जाता है तो उस पे जूम करके देख सकते। सर स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा ब्लर दिख रहा है। आपको नजदीक की प्रॉब्लम है क्या चश्मे की? नहीं सर, कोई ऐसा कुछ नहीं है, 10 मिनट लिखा ही है जो आप बता रहे हैं। नहीं सर बहुत क्लियर दिख रहा है, एक्चुअली नेट का इशू होगा। चलिए कोई बात नहीं है। किस अंग को तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र माना जाता है? आपको ये बताना है कि किस अंग को तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, बी ऑप्शन, बी होगा।
अब देव जी माइक ऑफ कर लीजिए। आप लोग अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिए भाई। और कोई भी कमी है तो ठीक है, हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा क्योंकि क्लास सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको जो भी सजेशन देना है सभी लोग लास्ट में करेंगे और कोशिश करूंगा कि उसको ठीक किया जा सके। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास की तरफ। और पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने, आपके सामने है। आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर है इसका। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन रहा और अपना पहला क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे मतलब जो हमारे कंसीडर्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम कौन होता है? तो ये हमारा कौन होगा? ब्रेन। आप अगर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूरॉन का कौन सा भाग अन्य न्यूरॉन्स के से संकेत प्राप्त करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डेंड्राइट। जो डेंड्राइट होता है वो क्या करता है? संकेत प्राप्त करता है, मैसेज रिसीव करता है। और एक्सॉन क्या होते हैं? मैसेज सेंडर होते हैं, जो मैसेज को भेजते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जो अंतर जहाँ न्यूरोट्रांसमीटर जारी होते हैं उसे क्या कहा जाता है? माइलिन सीथ, एक्सॉन टर्मिनल, साइनेप्स या फिर नोड ऑफ रेनिवियर? तो जहां पर दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो देखिए न्यूरॉन्स के ज्वाइंट्स को हम साइनेप्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइनेप्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है, एक मिनट, यहाँ पूछ रहा है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग स्वैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, सोमैटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? जो वॉलंटरी एक्शंस को वो करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद प्लेजर एंड रिवॉर्ड? कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर खुशी और पुरस्कार से जुड़ा होता है? सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटोकोलाइन, गाबा? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, डोपामीन जो होता है या डोपामाइन जो होता है, मैं आपको बता दूं कि डोपामाइन हमारे शरीर का एक हैप्पी हार्मोन के रूप में कार्य करता है। मतलब अगर ये आपके ब्रेन में रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर तो आप बहुत खुशी का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो हैप्पी वाला जो होता है खुशी और पुरस्कार से, वो आपका डोपामाइन होता है। ये किसका भाई माइक बोल रहा है? माइक बंद कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है कि माइलिन जो सीट होता है इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ, जो माइलिन सीट होता है न्यूरॉन्स में वो किसका बना होता है? प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लिक एसिड का?
एक बार बताएंगे सभी लोग। जो माइलिन शीथ होता है वो किसका बना होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, लिपिड का। ठीक है, फैट का बना होता है। आगे बढ़ेंगे। द सेरेब्लम इज अ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर। सेरेब्लम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? शरीर का तापमान नियंत्रण करने के लिए, गति और संतुलन के समन्वय के लिए, भूख और प्यास पर नियंत्रण करने के लिए, या दृश्य जानकारी का संकलन करने के लिए, प्रसंस्करण करने के लिए। यही लग रहा है कि वो लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन लेवल तो ठीक है सर। टीजीटी लेवल पे भी लग रहा है, और थोड़ा, क्योंकि देखिए टॉपिक हमने एक पकड़ा हुआ है, मिक्सर नहीं करा रहे हैं, तो एक टॉपिक पूरा एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस पर आपका सही हो जाएगा। सर सवाल अच्छे हैं आपके सर। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है कि तंत्रिका तंत्र का कौन सा विभाग लड़ाई या उड़ान, लड़ो या उड़ो के लिए जिम्मेदार होता है? बताइए। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यही दोनों होता है। सर ऑप्शन नंबर बी। पैरा बी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर में जो एसिटोकोलाइन नामक वो जो निकलता है, वो किसके लिए निकलता है? द न्यूरोट्रांसमीटर एसिटोकोलाइन इज इन्वॉल्व इन, किस भी चीज के लिए इन्वॉल्व होता है? ऑप्शन आपने नंबर सुना ए सही है होगा। सर। किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। जब भी आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम ये निकलेगा। हाँ, तो पहला, उससे पहले एक होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। क्या होता है? जब एक्शन हाँ सर। पोटेंशियल जनरेट होता है, तब आपके एसिटोकोलाइन इन्वॉल्व होते हैं, तब वो रिलीज किया जाते हैं। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर से। हाइपोथैलेमस निम्नलिखित में से, या निम्नलिखित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? किसमें? डाइजेशन में, इमोशनल रेगुलेशन में, विजन में, हियरिंग में। हाइपोथैलेमस किसमें आपका काम करेगा? बी राइट है सर। ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, इमोशनल रेगुलेशन में। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदी सूचना के प्रसंस्करण में जिम्मेदार होता है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर सर। वेरी गुड, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस आपका जिम्मेदार होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है कि द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करता है? वॉलंटरी को, इनवॉलंटरी सर बॉडी फंक्शंस को, कॉग्निटिव प्रोसेस को, या कॉन्शियस थॉट्स को? जो बी ऑटोनॉमिक सही है नर्वस सर। सिस्टम होता है, इनमें से किसको कंट्रोल करेगा? इन्वॉलेंट्री। माइक बंद कर लीजिए, बहुत मजा आ रहा है। अमित सर बंद कर लीजिए प्लीज माइक।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस पे हेल्प करता है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका इनवॉलंटरी जो बॉडीली फंक्शन होता है उसमें काम करता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज अ डिजीज दैट अफेक्ट्स द, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिसीज होता है वो बीमारी किससे प्रभावित, जो प्रभावित करता है किसको प्रभावित करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, या माइलिन शीथ को। B, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा यहाँ पे, माइलिन शीथ को। याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ, सर ये बीमारी क्या चीज होती है, थोड़ा आप बता सकते हैं? हाँ ये आपका मतलब ब्रेन से संबंधित ही प्रॉब्लम होती है। इसमें जैसे आपके न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो मैसेज ट्रांसफर नहीं कर पाते आगे की तरफ, मैसेज को ना ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। जैसे माइलिन शीथ का काम क्या होता है, एक्सॉन टर्मिनल का काम क्या होता है, मैसेज को भेजना, बाहर की तरफ निकाल, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ देना। तो ये जो मैसेज का जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ना, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ वो मैसेज को आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे लिखा है पार्किंसंस डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर। पार्किंसन रोग न्यूरोट्रांसमीटर की किस कमी कारण होता है। नाम सुना है आपने इससे पहले? सुना तो है। नाम तो सुनिए। डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, डोपामाइन। ठीक है, तो जिसको भी पार्किंसन डिजीज होता है ना, वो बहुत ही अनहैप्पी होता है, मतलब बहुत ज्यादा चिंतित सर ये रहता क्वेश्चन आया है। हुआ है। हाँ, खुशी का बहुत कम उसको रहता है। तो पार्किंसन डिजीज जो होता है, न्यूरोट्रांसमीटर आपके अंदर ये वाली कमी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कैरीज सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेतों को कोशिका शरीर से दूर ले जाता है। दूर कौन ले जाएगा? एक्सॉन होगा। वेरी गुड, एक्सॉन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा इसका, एक्सॉन। ये दूर ले जाता है और डेंड्राइट रिसीव करता पास है। लाता है। देखिए इस तरह से याद करिएगा, एक्सॉन क्या होता है, मैसेज सेंडर होता है, और डेंड्राइट मैसेज रिसीवर होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र इसके लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए? इंक्रीजिंग हार्ट रेट, अचानक से हार्ट का बढ़ जाना, पुतलियों का फैल जाना, पाचन क्रिया धीमी हो जाना, ऊर्जा भंडार को गतिशील बनाना। पैरासिम्पैथेटिक इनमें से किसके लिए जिम्मेदार होता है? ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए सर। ऑप्शन नंबर सी, आई थिंक पाचन क्रिया ऑप्शन को बी। धीमा हो जाना। सी तो नहीं। यहाँ बात करेंगे मस्तिष्क का कौन सा भाग भाषा समझने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब। तो बताना है कि आपको भाषा समझने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, आपको ये बताना है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टेम्पोरल लोब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक न्यूरॉन किसी अन्य न्यूरॉन या मांसपेशी कोशिका को विद्युत संकेत प्रेषित करता है, उसे क्या कहा जाता है? द प्रोसेस बाय विच अ न्यूरॉन ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अनदर न्यूरॉन्स। एक्शन पोटेंशियल। साइनेप्स कहा जाता है, एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमिशन, या न्यूरोजेनेसिस।
एक्शन पोटेंशियल। हाँ, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा, एक्शन पोटेंशियल। आगे बढ़ेंगे, अल्जाइमर, ये भी नाम सुना होगा आपने रोग का। अल्जाइमर डिजीज प्राइमरली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? अल्जाइमर डिजीज हमारे ब्रेन के किस भाग को दिक्कत पहुंचाता है? हाइपोथैलेमस। हिप्पोकैम्पस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, विच न्यूरोट्रांसमीटर इज हिप्पोकैम्पस सर, ऑफन। हाँ, ये सर किसका पार्ट है हिप्पोकैम्पस? ये भी ब्रेन का ही भाग है। मतलब फोर ब्रेन का या मिड ब्रेन या हैंड ब्रेन? ये आपका हिंड ब्रेन में आएगा। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑफन, उसके नीचे जो आता है ना कारपोरा वगैरह, वहां पर यूज होता है, वहां पर इसका वो होता है। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑफन एसोसिएटेड विद स्लीप, मूड एंड एपेटाइट रेगुलेशन? तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अक्सर नींद, मनोदशा, भूख और विनिमय से जुड़ा होता है? ये सही है सर। सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ऑप्शन, यहाँ पर आ गया आपका, थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है आपके इससे संबंधित, ठीक है। ये तो समझ में आएगा नहीं सर। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है ना कि इसको मुझे ठीक कराना पड़ेगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा ये। मतलब इसको सामने सामने आएगा कराएंगे ज्यादा समझ में आएगा, है इसको ना, सर नेक्स्ट कर दो। कि ऐसे समझ में आ जाएगा। आ तो जाएगा सर। सर टाइम लगेगा लेकिन। हाँ, टाइम तो लगेगा। चलिए मैं बाद में इसको ठीक करा दूंगा, पहले का आंसर बताइए आप लोग। आप लोग मिलाइए, खुद से मिलाइए, स्क्रीन बड़ा करके आंसर बताइए। ऑप्शन सी। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स। तो पहले का ए है, इंटीग्रेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स सर सी बिटवीन द सही है ब्रेन सर। एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, बेसिक फंक्शन यूनिट ऑफ द न्यूरॉन्स एंड नर्वस सिस्टम। सर राइट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला, मैच द कॉलम। एक बार पीछे कराएंगे। एक मिला। सर थर्ड वाला ऑप्शन चेक करिएगा, न्यूरॉन्स की जो इकाई है सर वो सी ऑप्शन पे नहीं जाएगा। न्यूरॉन की, या न्यूरॉन जो है इसका काम क्या होता है? बेसिक न्यूरो फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सर इकाई भी तो है, तंत्र की बुनियादी कार्यात्मक इकाई हाँ न्यूरॉन। हाँ हाँ, ये गलत है, तो ये ऑप्शन आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी। सी होगा। ठीक ठीक, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। हाँ सर। तो ये आपका हमने रिजल्ट सबमिट कर दिया। एक रॉन्ग यही वाला लास्ट वाला बताया था, बाकी सब सही था, एक गलत बताया यहाँ पर।
वही वाला जो हम लोगों ने गलत कर दिया, फिर ऑप्शन चेंज नहीं कर पाए थे। ठीक है, अच्छा सर, ठीक। चलते हैं अगला हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो अगला वाला है नर्वस सिस्टम, और इसके बाद जो हमारा अगला है, सर ये सारे फ्री टेस्ट हैं क्या? नहीं सारे फ्री नहीं है, आपको 149 का लेंगे तो सारा टॉपिक वाइज खुल जाएगा। ठीक है, अच्छा सर। सर एक एक यूनिट में कितने सवाल होंगे सर ये? देखिए वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है, छोटा टॉपिक है तो जितना सवाल बन पाया है, जैसे कहीं 40 है, कहीं 50 है, कहीं 60 है, और कहीं कहीं तो 100-150 भी है। वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा टॉपिक से ज्यादा सवाल बन पाएगा। ठीक है, ठीक है सर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसकी है। वैलिडिटी सर एग्जाम तक होगी सर इसकी वैलिडिटी? नहीं नहीं, इसकी वैलिडिटी 6 महीने तक है अभी। अच्छा अब 149 में आप 10,000 के आसपास क्वेश्चन ले रहे हो, सारे नए क्वेश्चंस हैं। अब आपको क्या चाहिए? इसमें तो सर 5,000 दिख रहा है। लिखा है 5,000 ना, लेकिन अभी मैं जब बताने गया इसको मुझे लगा कि 5,000 में निपट जाऊंगा, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, ये तो और भी ज्यादा क्वेश्चंस हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं इसमें। ठीक है, और लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चंस बढ़ चुके हैं, तो आप इसको परचेज, जिन लोगों ने मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है वो लोग इसको जरूर एक बार परचेस कर लें। चलिए सर मैं करूंगा परचेज। ओके सर। ठीक है, वहां से आप सर परचेस इसमें कर सारे लीजिए। टॉपिक वाइज से है। हाँ, ये कोर्स टॉपिक वाइज है, मिक्स वाला अलग है। जिसको मिक्स चाहिए वो नहीं नहीं बता सर, दे बस। टॉपिक वाइज ही चाहिए था। अच्छा, चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर ग्लैंडुलर सिस्टम को भी स्टार्ट करेंगे। ग्लैंड पढ़ा जाए थोड़ा सा। देखिए 30 क्वेश्चन हाँ ग्लैंड सर से क्यों है। नहीं? आइए पढ़ते हैं हम लोग। किस ग्रंथि को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है? तो बहुत ही आसान सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ओके सर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पूछ रहा है, भैया माइक बंद कर दीजिए जिसके भी माइक से आवाज आ रही है। ऑप्शन सी। माइक तो सुनाई नहीं कर रहा है। माइक और ऑप्शन सी इज राइट। सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि उच्च रक्त शर्करा के स्तर के प्रतिकेंद्र में, हेलो, तो यहाँ हम लोग बात करेंगे उच्च रक्त शर्करा के स्तर की प्रतिक्रिया में इंसुलिन किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होती है? तो अरे यहाँ पर श्याम जी जो आप अपना आपका माइक ऑफ कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर दिया बेटा। अच्छा अच्छा। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म और एनर्जी प्रोडक्शन दोनों का काम करती है? बी सर। ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। ठीक है, हम लोग ग्लैंड से क्वेश्चन लगा रहे हैं, ग्लैंडुलर सिस्टम हमारा टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे है स्क्रीन पे। देखिए इस टॉपिक वाइज क्वेश्चन को लगाने से एक फायदा ये होगा ना कि हर एक टॉपिक पर आपका कॉन्सेप्ट और आपकी जो पकड़ होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है,
अगला बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है कि तनाव के प्रति प्रतिक्रिया में अधिवृक्क ग्रंथियों से कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? द एड्रेनल ग्लैंड्स। आपको बताना है कि एड्रेनल ग्लैंड जो होता है उससे कौन सा हार्मोन आपका निकलेगा? Cortisol. कॉर्टिसोल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो Cortisol. जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि में मेलाटोनिन नामक हार्मोन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, जो नींद और जागने के चक्र को नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड। ऑप्शन ए। Tane. तो ऑप्शन नंबर ए पीनियल ग्लैंड, ठीक है। ये आपके सोने और जागने के जो नींद और जागने का वो है चक्र को नियंत्रित करने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है पसीने की ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है? इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, लिम्फेटिक या स्लाइवरी? ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी बृहस्रावी, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन, ये ताकत होता है टेस्टोस्टेरोन, समझ रहे हो? जैसे आप स्टेरॉइड्स लेते हो, स्टेरॉइड लेने के बाद आपके अंदर ताकत बढ़ जाती है ना, तो यही है, टेस्टोस्टेरोन भी आपका ताकत बढ़ाता है, तो एक हार्मोन के रूप में पाया जाता है। तो इसके उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? Option C. ऑप्शन टेस्टिस। सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, रक्त कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है रक्त में कैल्शियम के स्तर को रेगुलेट करने के Option लिए? B. गलत। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, ये सर तो इसकी पैराथायराइड राइट है। हार्मोन। वो ये मेरे से राइट है। लफ्ज जा रहा है उसको आप मत समझिए, मैं आपको सही यहाँ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पूछा जा रहा है कि वसामय ग्रंथियां कौन सा पदार्थ उत्पन्न करती हैं? द sebaceous gland produce which substance that helps श्याम राव सर ये lubricate the कंटिन्यू screen? माइक चला के ये श्याम जी आप हाथ पर बोलिए आप तरफ से हो जाएगा। सर आप सभी लोग पहले माइक माइक ऑफ नहीं कर करिए, रहा सभी लोग। एक मिनट भाई, मुझे बोलने दो। जो बात नहीं सुनेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगा भाई। तो sebaceous gland produce which substance that help lubricate the skin and hair? वसामय ग्रंथियों कौन सा पदार्थ उत्पन्न करती है जो त्वचा और बालों की चिकनाई प्रदान करने में मदद करती है? स्वेट, मेलाटोनिन, सीबम और सेरोटोनिन? मेलाटोनिन। सीबम। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, विच ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एड्रेनालाइन आल्सो नोन एज एपिनेफ्रीन? Option एड्रेनालाइन। B. लीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, एड्रेनल ग्लैंड। ये क्या करता है? एड्रेनलिन को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम एपिनेफ्रीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर के चयापचय और ऊर्जा उत्पादन को नियंत्रित करती है? विच ग्लैंड्स रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी ऑप्शन डी। प्रोडक्शन? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करता है? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इंसुलिन। यहाँ पे बात हो रही है कि महिलाओं में एस्ट्रोजेन और प्रोस्टेरोन के उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार होती है? ओवरीज। ओवरीज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी
ग्रंथि कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन स्रावित करने से शरीर तनाव की प्रक्रिया प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? तो एड्रेनल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा हार्मोन हड्डियों और मांसपेशियों की वृद्धि और विकास को उत्तेजित करता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ग्रोथ हार्मोन को किस नाम से जानते हैं? सोमैटोट्रोपिन। हाँ, सोमेटोट्रोपिन। गुड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी ग्रंथि एडम के सेब के ठीक नीचे स्थित है? अरे यार, ये तो हिंदी में अलग ले लिया है। Which gland is located just below the Adam's apple and is responsible for regulating metabolism? एडम्स एप्पल जानते हैं आप? लैरिंक्स है। हाँ, तो लैरिंक्स के पास कौन सा ग्लैंड होता है? ये थायराइड। थायराइड। हाँ, थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या प्रोस्टेजेरोन? प्रोलैक्टिन। प्रोजेस्टेरोन। नंबर ए, प्रोलैक्टिन। टेस्टोस्टेरोन भाई मर्दों में होता है, ठीक है, महिलाओं में नहीं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पैराथायराइड हार्मोन के स्राव के माध्यम से शरीर के कैल्शियम के स्तर को विनियमित करने के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको। जब भी कैल्शियम की बात होगी, शरीर में कैल्शियम नियंत्रण की बात होगी, तो यहाँ पर पैराथायराइड ग्रंथि का काम होगा, ठीक है। चयापचय मेटाबॉलिज्म का काम होता है, तो वहां पे थायराइड ग्रंथि काम करेगी। इस बात का ध्यान देंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ओवरीज, टेस्टिस, एड्रेनल एंड पेनक्रियाज। तो ऑप्शन नंबर ओवरीज। ई इज करेक्ट होगा, ओवरीज। नेक्स्ट है, मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? एरिथ्रोपोइटिन। हाँ, एरिथ्रोपोइटिन। आपको पता है, जब भी हम ब्लड डोपिंग करते हैं तो इसी नाम का इंजेक्शन लगाते हैं, ईपीओ भी कहते हैं इसको, एरिथ्रोपोइटिन। इसके लगाने के बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी अस्थि मज्जा बहुत तेजी से आरबीसी का निर्माण करने लगती है, ठीक है। इसका इंजेक्शन भी आता है। नहीं सर, आरबीसी नहीं, हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। हाँ हाँ, सॉरी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि बताना है कि फॉल्स है या ट्रू है या फॉल्स है, बस आपको यही बताना है। द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स वेरियस बॉडीली फंक्शंस। Hormones secreted by endocrine glands act as chemical messengers controlling metabolism, growth and development. क्या दोनों कथन सही है? एक सही है, एक गलत है, बताना है फटाफट। दोनों सही है। तो दोनों सही है। जी। हाँ, तो ये दोनों ही सही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ बोल रहा है एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट देयर प्रोडक्ट्स इनटू डक्ट। जो एक्सोक्राइन होता है वो नली में जो 22 स्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो अपने उत्पादों को, जो भी हार्मोन्स उनसे या जो भी चीजें निकलती है, वो नालिका में, एक नली में छोड़ते हैं और फिर वो जाता है सीधा ऑर्गन्स के पास। सही है? ये भी सही है। और
अगला बात बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि दिस ड्रग्स ट्रांसपोर्ट सिक्रीशन टू स्पेसिफिक लोकेशन विद इन और आउटसाइड द बॉडी। ये नलिकाएं स्रावों को शरीर के भीतर या बाहर विशिष्ट स्थानों तक पहुंचाती हैं। तो ये भी आपका सही है, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पूछ रहा है कि पसीना ग्रंथियां ब्राहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण है, सही है। स्वेट ग्लैंड आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है, सही है। और फिर क्या पूछ रहा है कि द रिलीज स्वेट ऑनटू द स्किन सरफेस थ्रू डक्ट। तो जब एक्सोक्राइन होगा इसका मतलब कि वो डक्ट के थ्रू हमारे शरीर पसीने या त्वचा से बाहर निकलता है। दोनों सही है, सही गलत? दोनों सही है आपका स्टेटमेंट जी। यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को अक्सर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यस, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शरीर में कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। सही है? सही है। हाँ, तो ये भी सही आपका है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। जो लोग हमारी क्लास में पहली बार आए हैं, आप सभी का एक बार स्वागत है। डेली क्लास 8:30 बजे चलती है। और अगर आपने अभी तक ये बुक परचेज नहीं की है तो इसको जरूर ले लीजिए। ये हमारी थ्योरी की बुक है जिसका नाम है शारीरिक शिक्षा एक अंतिम ब्रह्मास्त्र। इस बुक ने सर इसमें ना ये क्या कहते हैं, जो टॉपिक है 12th अदर मिसलेनियस में कुछ नहीं है, योगा में कुछ नहीं है और रिसर्च में कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ये बताइए कि रिसर्च हमने दिया हुआ है सिलेबस में? नहीं सर, ये तो योगा का तो नहीं है। योगा का जितना काम लायक था टीजीटी में उतना दिया हुआ है। अब आपको और ज्यादा चाहिए तो उसके लिए सेकेंड एडिशन में इंतजार करिए। एक ही बुक में कितना चीज दे देंगे। और अदर मिसलेनियस में खाली योगा वाला थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम है वो, ऐसा नहीं कि कुछ सर इसमें तो दिया हुआ है। नहीं सर, शो ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है सच में सर, अभी जो लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोगों का देखिए कहाँ पर हम लोग आ गए। एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? ग्लैंड, ये पढ़ा, ग्लैंडुलर सिस्टम पढ़ा। इसके पहले हम लोगों ने नर्वस सिस्टम पढ़ा। तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगला हमारा कौन सा होगा? विशेष ज्ञान इंद्रियां, नाक, त्वचा, जीभ। तो हमारा अगला क्लास इसी पर होगा और कल की क्लास शायद ना हो पाए, ठीक है। अब हम लोग अगले दिन क्लास लेंगे, ठीक है। आप लोग मैसेज का इंतजार करिएगा। जो लोग हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हैं रेगुलर, वो मैं लिंक दे दूंगा, मैसेज दे दूंगा, उसमें आप लोग रेगुलर हमारी क्लास के लिए जुड़ जाएं, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेनिंग हमारा अगला चैप्टर जब शुरू होगा तो इस चैप्टर में ये सारे स्पोर्ट ट्रेनिंग के जितने भी कार्यक्रम हैं और जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं सारी मैं पढ़ाऊंगा। लोड रिकवरी, ओवरलोड, बायोमोटर एबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, इन सबके मैथड, डेवलपिंग मैथड, टाइप्स, ये सब, ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे स्किल्स एंड टेक्निकल ट्रेनिंग क्या होती है, मोटर स्किल एक्विजिशन क्या होता है, ट्रेनिंग प्लान क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है, वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन क्या होता है। तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे, सबको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिनको ये बुक चाहिए थ्योरी वाली वो 9670234567 पे कॉल करके इसको मंगा सकते हैं, ठीक है। वो लोग आसानी से इसको मंगा सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कर सकता है, ठीक है। कल मिलेंगे, नहीं सॉरी, कल क्लास नहीं चलेगा, अब नेक्स्ट डे चलेगा, तो आपको मिल जाएगा। सर पेड क्लास तो अलग होती है सर, यही पेड क्लास है?